हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। एंड हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ कवर अप किया था। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था कि भाई हमने बेसिकली कूलॉम्स लॉ को डील किया था। ठीक है, इसके बाद हमने जो है नंबर 1 हमने डील किया था कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड देन इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था फॉर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 डायपोल के लिए हमने निकाला था। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकाला था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी हमने कैलकुलेट किया था। डायपोल के लिए दो कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिए थे, एक तो लिया था एक्सियल पॉइंट और एक क्या लिया था हमने, एक लिया था इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे एंड इसमें हमने जो है पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी भी बहुत सारा और भी जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इसमें, लेकिन क्योंकि एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड की पर्पज से, तो उसमें मैंने कौन सा लिया था, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, चार्ज्ड रिंग, इसकी वजह से भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं बात करूंगा डायपोल से ही रिलेटेड, और अब इस डायपोल को मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा का मतलब क्या है कि मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस सपोज कि मैंने यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस एक्सटर्नल फील्ड में मैं क्या करूंगा, एक डायपोल को प्लेस करूंगा। ठीक है, तो जब इस एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल को प्लेस करूं, लेट अस सपोज मैं किसी भी डायरेक्शन में एक डायपोल रख देता हूं एंड दिस डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट अस सपोज दिस चार्ज इज क्यू एंड ये वाला जो चार्ज है ये क्या है हमारा, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, अच्छा, इसकी डायपोल लेंथ जो है वो क्या है हमारी, टोटल जो है 12 है, और ये इसका सपोज करो कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब जब मैं इस डायपोल को इस फील्ड के अंदर रखूंगा तो क्या होगा, तो पहली चीज तो ये है कि जो मैं यहां पर सबसे पहला केस लेने वाला हूं उसमें मैं कैसा लूंगा, उसमें मैं बात करने वाला हूं व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब हम अपने डायपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब एवरीवेयर इन दिस स्पेस, आप कहीं भी यहां पर किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है, बदल नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वेरिंग, सो बिकॉज अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। इसका क्या मतलब है भाई कि कहीं भी आप देखो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है यहां पर आप देखो कि एक फोर्स तो ये लग रहा है, जो लग रहा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फोर्स लग रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इट मींस हमने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट कॉन्सेप्ट वाज कपल। ठीक है, तो कपल क्या होता है, कपल एक ऐसा ही सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगेंगे और उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट में भी अपोजिट है,
और इनकी आप अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखो तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो गई और इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी ये, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, सो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड कपल। मतलब मेरा जो डायपोल है ये कपल बन जाएगा, कपल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। अब अगर टॉर्क डेवलप हो जाएगा तो उसकी वजह से ये डायपोल हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हम अपने डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये डायपोल हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। फाइन। तो अब क्वेश्चन आता है कि टॉर्क लगेगा कितना। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई टॉर्क अप्लाई तो हो रहा है लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि एक डायपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब बताओ इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो टॉर्क ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा, टॉर्क की डेफिनेशन हमने सभी ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि भाई टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। दो फोर्सेस जो है उनमें से कोई सा एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे इस फोर्स के साथ तो क्या मिल जाएगा आपको, टॉर्क मिल जाएगा। फाइन। तो अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो मैं यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है मेरी, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां पर। फाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें पता है कि यहां से अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं A, इस पॉइंट का नाम दे दूं B और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C, तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ABC, इस ABC ट्राइंगल में आप इस BC परपेंडिकुलर को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे हम, फोर्स हो गया कितना हमारा, फोर्स तो मान लो सपोज F है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B से लेकर C तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले लिखना पड़ेगा देन क्रॉस लगा के F लगाना पड़ेगा। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसमें आप किसी को भी कहीं लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स तो मुझे पता है, चाहो तो मैं ये वाली वैल्यू ले सकता हूँ या फिर ये वाली वैल्यू ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो VC डिस्टेंस है हमारी कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या होगी, क्लियर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो किसमें, इन ट्राइंगल ABC। अगर आप यहां पर साइन थीटा लगा देते हो, क्या लगा देते हो, साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो ये हो गया परपेंडिकुलर BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नॉट बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। तो AC क्या हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। फाइन। तो अब यहां से जो BC आएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, AC साइन थीटा। अच्छा, अब ये जो AC है ये कितना डिस्टेंस है, ये हमें पता है 12 डिस्टेंस है, डायपोल का लेंथ ही है ये, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से आप देख रहे हो क्या मिला हमें BC डिस्टेंस मिल गया, और कितना मिला ये BC डिस्टेंस, 12 साइन थीटा। और अगर हम इस डिस्टेंस को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू, इक्वेशन में F की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहां पर, ये QE, ये रख दी मैंने Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाई BC क्या है मेरा, 12 साइन थीटा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकता हूं Q इंटू 12 मैंने एक साथ लिख दिया और E को मैंने पीछे कर दिया और ये लिख दिया मैंने E साइन थीटा। फाइन। अब ये Q इंटू 12 क्या है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया था। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 12, मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये तो हो गया P और ये हो गया E साइन थीटा। तो ये जो है फाइनली मेरे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया है।
ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म इसकी वेक्टर फॉर्म आप लिखोगे टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। फाइन, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन होगी तो किस डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट किया जाए? तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास एक p वेक्टर है, एक e वेक्टर है, और मान लो हमने उसको, ये वेक्टर हमारा हो गया p वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया मेरा e, सपोज लेट फॉर एग्जांपल, देन इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा कौन? टॉर्क। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब ये जो दो वेक्टर है कौन? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है कौन? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो ये तो हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ रखा, एक डायपोल को हमने कहाँ रखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या मिला मुझे मिल गया टॉर्क। और कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है? PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस हैं तो वो हम डील कर लेते हैं कि भाई अब जो हमने यूनिफॉर्म में रखा हुआ है, तो अब ये जो PE साइन थीटा मिला है, इससे क्या होगा? इससे रोटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब रोटेशन से क्या कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे वो भी डील कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट अस सपोज केस नंबर 1 डील करते हैं पहले। ठीक है, तो केस नंबर जो 1 है हमारा, उसमें क्या है? केस नंबर 1 कि अगर मान लो ये थीटा मेरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। सपोज एट एनी इंस्टेंट जो थीटा है मेरा क्या है? 0 है। तब जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? ये टॉर्क हो जाएगा हमारा PE साइन 0। और साइन 0 क्या होता है? आपको पता है कि 0 ही होता है। इसका मतलब ये टॉर्क कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि भाई हमारा डायपोल एक इक्विलिब्रियम में है। और वो कैसा इक्विलिब्रियम है? वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करो। तो क्या कंडीशन है? बहुत सिंपल कंडीशन है कि व्हेन टॉर्क इज 0 देन डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये टॉर्क 0 कब होगा? जब एंगल हमारा क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब मेरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा। ये 0 का क्या मतलब है? कि डायपोल जो है वो कैसा रखा हुआ है? पैरेलल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो अगर मेरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर जो टॉर्क आने वाला है वो 0 आएगा और हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डायपोल। ठीक है, अच्छा, सेकंड केस ये बन सकता है कि भाई अगर पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल हो, फिर क्या होगा? अगर मेरा डायपोल एंटी पैरेलल हो फिर क्या होगा? तो सेकंड केस क्या बन जाएगा कि इफ एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। क्लियर? तो अगर हमारा डायपोल क्या है? एंटी पैरेलल है, देन थीटा हो जाएगा 180। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, एंटी पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये इधर है। तो ये दोनों हो गए एंटी पैरेलल, इट मींस थीटा हो गया 180। और जब थीटा 180 हो जाएगा तो जो आप देखोगे टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा? तब भी 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पर अगर 180 पुट करोगे तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां भी टॉर्क 0 आ रहा है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलेंगे? इसका रीजन आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। वहां पर मैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और फिर वहां से एनर्जी जो आएगी वहां पर आपको पता चलेगा कि इसको मैंने स्टेबल क्यों कहा और इसको मैंने अनस्टेबल क्यों कहा। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, मतलब जब हमारे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एंटी पैरेलल हों,
तो क्या होगा, डायपोल मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और जब मेरा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो तो जो डायपोल होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब नेक्स्ट जो हम डील करेंगे वो है कि भाई अभी यूनिफॉर्म फील्ड लिया था, अब अगर ये यूनिफॉर्म ना हो फील्ड तब क्या होगा, तब किस तरह का बिहेवियर होगा इस डायपोल का। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल रखा हुआ है तो टॉर्क तो जीरो नहीं है। टॉर्क कितना आया हमारा, टॉर्क आया था PE sin थीटा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फोर्स कितना है, फोर्स बताओ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि ये तो हमारा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, तो जब इनका वेक्टर सम करोगे आप तो नेट फोर्स जो आएगा हमारा किसके ऊपर, इस डायपोल के ऊपर, वो कितना होगा, वो जीरो आएगा। नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। तो अगर आप 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करो, जहां जो आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, कि भाई जब नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो होता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और नेट टॉर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो होता है तो वो ऑब्जेक्ट मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। राइट, तो यहां क्या जीरो है, यहां पर फोर्स जीरो है। इट मींस जब मैंने अपने डायपोल को कहां रखा, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो कौन क्या चीज जीरो हो रही है, फोर्स जीरो हो रहा है। इट मींस कौन सा इक्विलिब्रियम है यहां पर, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज टॉर्क तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये नहीं है। फाइन। अब हम बात करेंगे कि भाई अगला, अगर यूनिफॉर्म फील्ड की जगह फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं तब क्या होगा, तब क्या बिहेवियर होगा डायपोल का, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक देखते हैं जरा हम। ये टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है एवरी ईयर, किसी ना किसी सेट में आप पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, ये नॉन यूनिफॉर्म कर देता हूं। ठीक है, ये जो फील्ड है मेरा ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म भी किस तरह का है कि पहला केस में ये लेके चल रहा हूं कि भाई ये जो डायपोल मेरा रखा हुआ है ये इस तरह से रखा हुआ है फील्ड के अंदर कि ये मेरा फील्ड है। क्लियर, ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन भी कैसी है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, इट मींस हर जगह फील्ड डिफरेंट होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जाने पर जो फील्ड है मेरा वो कैसा है, इंक्रीजिंग फील्ड है। ये इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। फाइन। अच्छा, अब इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया और मैंने सबसे पहले कैसे रखा उसको मैंने पैरेलल रखा, मतलब -q चार्ज इधर है +q चार्ज इधर है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, जो कि डायरेक्शन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों ही पैरेलल हैं। इट मींस फर्स्ट केस जो मैं यहां पर ले रहा हूं इसमें क्या है कि डायपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब मैं पैरेलली रखूंगा नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ध्यान रखना, तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क तो लगेगा। कितना लगेगा, ये लगेगा आपका, जो अभी आपने देखा कि भाई P क्रॉस E टॉर्क लग रहा था यूनिफॉर्म फील्ड में। अब यहां क्या है कि ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इट मींस ये वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, तो कोऑर्डिनेट का ये फंक्शन है, तो मैंने यहां पर R फंक्शन भी ले लिया, मतलब E इज द फंक्शन ऑफ R। जैसे जैसे R वेरी करेगा वैसे वैसे E वेरी करेगा। तो अब यहां पर सिमिलर फॉर्मूला ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केवल यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल फील्ड यूज होगा। फाइन, तो ये तो टॉर्क लगेगा। अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि फोर्स कितना होगा, F नेट कितना होगा,
तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि क्या एफ नेट 0 होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो ध्यान से समझो, अगर इसको ये जो चार्ज है मेरा माइनस क्यू, ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है इस किसी लोकेशन पर, उससे इधर कुछ डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये 12 लेंथ है इस डायपोल की, तो यहां पर एक दूसरा चार्ज है। तो अब होगा क्या कि अभी जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो अब फोर्स जो होता है वो क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। अब E अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां का फोर्स ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ये वाला फोर्स जो होगा यहां पर जो लग रहा होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज से ज्यादा हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर, क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज पर ये ग्रेटर होगा फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और अगर ये माइनस क्यू चार्ज से ग्रेटर है तो जो नेट फोर्स आएगा वो 0 नहीं आ सकता। इट मींस नेट फोर्स कुछ तो आएगा, ये 0 हो ही नहीं सकता। फाइन, इसका क्या मतलब हो गया, ना तो मेरा टॉर्क 0 है और ना ही मेरा फोर्स 0 है। मींस ना तो यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ना ही मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है यहां पर। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। फाइन, लेकिन जब आपने इस यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ा था तो वहां पर ट्रांसलेशनल था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था। फाइन, सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अच्छा अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स 0 नहीं है। अब अगर ये फोर्स 0 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है वो तो हमें पता चल जाएगा, यहां से इससे माइनस करेंगे, बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे निकलेगा। तो इसकी नेट फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये हमारा जो फोर्स है ये इससे ज्यादा है, माइनस क्यू वाले चार्ज से ज्यादा है। इट मींस जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी मेरे नेट फोर्स की। फाइन, यही मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही हमारे फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, अगर मेरा डायपोल कैसे रखा हुआ है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, अब अगर मान लो डायपोल मेरा कैसा है, डायपोल जो है वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर हमारा डायपोल एंटी पैरेलल रख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया मान लो हमारा प्लस चार्ज और ये हो गया मेरा माइनस चार्ज। तो ऐसा ये डायपोल रखा हुआ है तो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हो जाएगी ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वही सेम है जो मैंने अभी पीछे वाले केस में लिया था इधर। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कंपेयर करें तो दोनों क्या है, अपोजिट है। इट मींस ये दोनों एंटी पैरेलल है। फाइन, तो अब देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे, कितना टॉर्क आएगा, टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये तो टॉर्क हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि नेट फोर्स क्या होगा। फाइन, तो नेट फोर्स जो है आप देख रहे हो कि भाई ये जो डायरेक्शन है ये इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फील्ड का मतलब कि फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। फाइन, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कंपैरिजन में वीक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कैसा लगेगा, वो थोड़ा कम लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मींस जो फोर्स लग रहा होगा मेरा किसके ऊपर, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, ये फोर्स हमारा कम होगा किससे, माइनस क्यू चार्ज से। फाइन, माइनस क्यू चार्ज से क्या होगा, कम होगा। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज से कम होगा तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी, ये कहां आएगी? अलोंग द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द माइनस क्यू चार्ज। फाइन। तो अब क्वेश्चन आता है कि माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा? तो आपको पता है कि भाई प्लस क्यू चार्ज पे तो लगता है अलोंग द डायरेक्शन, तो ये इधर लगेगा फोर्स, मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके ऊपर लगेगा अलोंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स हमारा पहली चीज तो जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा यहां भी, और डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी हमारी? वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में होगा हमारा नेट फोर्स। फाइन, इस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स जो नेट लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट लगेगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट केस बन जाएगा। फाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, इसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा मैं। राइट, तो ये हमने अभी जो पढ़ा है ये डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डिस्कशन किया। तो इसके साथ ये डायपोल का कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सारा खत्म हो जाता है। अब इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे बन जाते हैं, तो उनको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा टारगेट वो नहीं है, हमारा टारगेट ओनली बोर्ड को फोकस करना है। ठीक है, तो ये डायपोल ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, और ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। किस तरह की इमेजिनरी लाइंस? की भाई मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ रीजन है, ये कोई स्पेस है जो एक तरह का जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। फाइन, और इसमें मैं क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज लाके कोई छोड़ देता हूं, फ्रीली छोड़ देता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस पाथ पर मूव करेगा, ये जो पाथ बनेगा, इमेजिनरी हाइपोथेटिकली पाथ बनेगा, दैट पाथ विल बी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, इसको और थोड़ा सा ढंग से अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मेरा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या है? दीज आर द लाइंस विच represents the electric field, or you can say direction of the electric field। ठीक है, अब इनकी बहुत सारी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं वो रीजन आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज की अगर मान लो कभी फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लाइक सपोज दैट इज द फील्ड लाइंस, और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ उस पॉइंट पर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा ही जिस सरफेस से एमिट होंगी, जिस जहां पे ये टर्मिनेट होगी वहां क्या होंगे? नॉर्मल होंगी सरफेस के। तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप सभी को पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फील्ड लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्या है कि इसमें डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करवाया जाता है। ठीक है, तो पहला पैटर्न मैं यहां पर ले रहा हूं, कौन सा? पहला पैटर्न मैं ले लेता हूं कि डायपोल के लिए, अगर डायपोल है तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा। ठीक है, अब डायपोल का क्या मतलब है? डायपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा, कैसे आप ड्रॉ करोगे फील्ड लाइंस को? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमारी ऑरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा यहां पर। फाइन, तो ये जो स्पेस है, ये आप देख रहे हो, ये स्पेस जो है बढ़ता चला जाएगा, ये गैप बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर ले जाओगे, बिकॉज फील्ड हमारा धीरे धीरे जैसे हम चार्जेस से दूर जाएंगे वीक होता चला जाता है। फाइन, सिमिलरली ये इधर से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगी और इधर की तरफ मूव करेंगी लाइक दिस। ठीक है, एंड लाइक दिस। तो
और यहां से नेगेटिव पर जाकर एंड हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। इट मींस ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। सो फाइनली वी कैन से कि ये जो फील्ड लाइंस है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या करती है, ये हमारी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखोगे वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट ये जो फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे आर जस्ट शोइंग द ओपन लूप, राइट, दे आर नॉट फॉर्मिंग द क्लोज लूप। अच्छा, अब इसमें ये जो एरो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारा बेसिकली फील्ड लाइंस के पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है कि हमारी फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही हैं। फाइन, तो ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, ये किसका पैटर्न है, ये डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। फाइन, इसके बाद एक पैटर्न बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है जिसमें सिमिलर नेचर के दो चार्जेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस प्लस चार्जेस ले लिए दो, और दोनों प्लस प्लस चार्जेस हमारे कहीं पर रखे हुए, दूसरा केस ले लेता हूं मैं, किसी पॉइंट पर रखे हुए हैं, लेट अस सपोज एक प्लस चार्ज यहां रखा है और इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है। अब इनका फील्ड लाइन पैटर्न बनाओ, तो इनका फील्ड लाइन पैटर्न किस तरह से बनेगा, इनका जो फील्ड लाइन पैटर्न होगा, ये हमारा बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, और ऑब्वियस सी बात है इधर नहीं जा सकती है बिकॉज इधर से रिपल्सन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से इनका फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा, राइट, दिस टाइप ऑफ पैटर्न। फाइन, अच्छा, कुछ ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको, लाइक दिस। तो ये जो हमारा फील्ड पैटर्न है, ये किसकी वजह से बना है, ये हमारा बेसिकली इधर भी और निकलेंगी हमारी फील्ड लाइंस, बट अभी मैं सिर्फ टुवर्ड्स द राइट साइड बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो फील्ड पैटर्न ड्रॉ हुआ है, किसका फील्ड पैटर्न है, ये फील्ड पैटर्न है हमारा दो पॉजिटिव चार्जेस का। अगर मैं यहीं पे दो नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूं तो क्या होगा, ये एरो की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन, लाइक ऐसे है। जब हम नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो ये इनसाइड हो जाएगा, चार्ज की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। फाइन, तो नेगेटिव चार्ज में भी आप इजीली बना सकते हो। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, उसमें पूछ लेता है कि भाई अगर उसने मान लो एक कंटिन्यूअस चार्ज दे दिया और एक आपको पॉइंट चार्ज दे दिया, तब आप कैसे ड्रॉ करोगे फील्ड लाइंस का पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं यहां पर कि लाइक थर्ड केस, जिसमें आपको एक तो दे दिया उसने पॉजिटिव चार्ज और बोल दिया कि इससे कुछ डिस्टेंस पर एक प्लेट रखी हुई है जो हमारी कैसे चार्ज को मेंटेन कर रही है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो अब बताओ जरा इनका फील्ड पैटर्न कैसा होगा, फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह का बनेगा। फाइन, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो नेगेटिव की तरफ ये जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहां पर बनेगा। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनेगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो, पॉजिटिव से चलेंगी फील्ड लाइंस और नेगेटिव पर जाकर क्या होगा, नेगेटिव पर जाकर ये एंड हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज हमारा नेगेटिव हो और जो प्लेट है इसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब कैसे बनाओगे आप फील्ड पैटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाएंगी, तो यहां से ऐसे निकलेंगी और फील्ड लाइंस इधर की तरफ जाएंगी। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे जाएंगी ये फील्ड लाइंस। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये हमारा किसका पैटर्न है, ये हमारा जब पॉइंट चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज है, मतलब जो प्लेट के ऊपर चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। फाइन, तो ये दोनों पैटर्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार इनका फील्ड पैटर्न पूछा गया है, तो उनके ध्यान से समझ लेना, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट तरह के आपको चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या बताया कि उनका फील्ड पैटर्न आप कैसे ड्रॉ करोगे। फाइन।